नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन की चर्चा करने जिसे जानकर संभवतः आपको यह फीलिंग आएगी कि अब हमें सही मायने में याद क्या रखना है। क्यों पूछ रहा हूं मैं? क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी रिसर्च प्रकाशित हुई है जिसमें जानकारी निकलकर आई है कि माउंट एवरेस्ट अब फिर से लंबा हो गया है। और भाई साहब, इसकी जो हाइट है वो हर साल 2 mm के हिसाब से बढ़ रही है इस बार। लेकिन जो कारण बताया गया है कि इसकी जो हाइट बढ़ रही है, इसके पीछे कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो जो कारण है आज जानेंगे आप कि एक नदी इसका बड़ा कारण बन रही है कि नदी इसे हल्का कर रही है और ये हल्का होने से ऊंचा उठ जा रहा है। जिन लोगों को ज्योग्राफी नहीं आती है उनके लिए ये सेशन बड़ा ही अटपटा होगा, लेकिन जिन्होंने हमारे सेशंस में ज्योग्राफी पढ़ी है, जो हमारे फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी इन दिनों हिमालय ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर एनसीईआरटी में इस समय हिमालय की संरचना ही चल रही है, वो इसे रिलेट कर लेंगे। और जो लोग भी इस समय एनसीईआरटी बैचेस में हैं या फिर अपने फाउंडेशन बैच में हैं, वो इसको अच्छे से रिलेट कर लेंगे। या फिर जो अपने आप से ज्योग्राफी पढ़कर बैठे हैं वो भी समझ जाएंगे कि हिमालय का जो निर्माण है वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। अब उस प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज में हिमालय पर्वत जो फोल्ड माउंटेन है, इसकी हाइट एक नदी के द्वारा अवसाद हटाने से या कहिए तो इरोजन की वजह से बढ़ रही है। आज का सेशन इसी बात पर है, क्योंकि हिमालय पर्वत जो अपने निकटतम चोटी से, जब आप हिमालय की यात्रा में एवरेस्ट पहुंचते हैं तो एवरेस्ट अपने जो सेकंड जस्ट बगल वाली जो चोटी है कैंप 4, वहां से 800 मीटर ऊंचा है। यही कारण है कि बड़ी सुर्खी बनती है कि माउंट एवरेस्ट एक रिवर के कारण वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक और लंबी हो रही है। इसके बगल में से एक नदी बहती है जो कि कोसी नदी की सहायक नदी है अरुणा, उसके कारण इसकी हाइट बढ़ रही है। बड़ा ही रोचक कथन है, लेकिन इसको समझते समझते ज्योग्राफी की समझ बने तो आनंद कुछ और ही आ जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको यह समझा पाएं कि अल्टीमेटली माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल क्यों बढ़ रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो डेटा आप लोग याद रखते हैं उसमें 8,848.88 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों से 10 टाइम्स अधिक दिखाई देता है। और इस 10 टाइम्स ऊपर हाइट और बढ़ने की खबरें जियो साइंटिस्ट जिन जैन डाई के द्वारा चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस इन बीजिंग के अंदर प्रकाशित की गई। इनकी इस खबर को बहुत से लोगों ने सत्य भी माना। पहले एवरेस्ट जान लेते हैं कि यह है कहां। मेरे प्यारे साथियों, भारत हिमालय के चलते चाइना से बढ़िया बॉर्डर बना के रखता है, लेकिन इसी हिमालय पर हिमालयन देश है एक जिसका नाम है नेपाल। उस नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को अगर ध्यान से देखें तो ये एक तरफ नेपाल में खुलता है और दूसरी तरफ इसका ढलान चाइना में है। यानी कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो आप चाइना से भी चढ़ सकते हैं और नेपाल से भी। लोग नेपाल से प्रेफर करते हैं क्योंकि उधर की जो ढलान है वो बहुत ही स्टीप है, लेकिन उधर के लोग जो इसे देखते हैं वो अपने हिसाब से इसे अपना नाम देकर चलते हैं। ये रहा फिलहाल के लिए माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर पर है। कंसीडर इसे नेपाल में किया जाता है। दूर से देखते हैं तो एक बहुत ही पर्वतों के मतलब बादलों में खोई हुई एक चोटी के रूप में यह नजर आता है, लेकिन जब इसके नजदीक पहुंचते हैं तो वहां से आसपास का जो दृश्य दिखता है, देखकर सही मायने में यह लगता है कि यहां पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यही कहता होगा कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, क्योंकि यहां पर हर चोटी ऐसी लगती है जैसे बादलों से बनी हो। हर तरफ जहां तहां आप देखें बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई देती हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना पर्वतारोहियों के लिए एक ड्रीम होता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना निश्चित ही बहुत लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे में माउंट एवरेस्ट के साथ निकलने वाली जो नदियां हैं, क्योंकि एवरेस्ट पर बर्फ है और बर्फ के पिघलने से यानी ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों में पानी आता है, और उन्हीं नदियों के चलते नेचर पोर्टफोलियो में और काठमांडू पोस्ट में यह बात लिखी गई कि रिवर सिस्टम जो मर्जर हुआ उसी ने माउंट एवरेस्ट की हाइट को बढ़ा दिया है। माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट हर साल 0.16 से लेकर 0.55 mm बढ़ता होगा, लेकिन आज के आंकड़े बताते हैं कि यह ऐसा नहीं, यह हर साल 2 mm ऊंचा हो जाता है। 2 मिलीमीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ना अपने आप में आपको यह फीलिंग देता है कि क्या बचपन में जो हम सजीव और निर्जीव की श्रेणी में चीजें पढ़ते थे, तो क्या एवरेस्ट कोई सजीव वस्तु है क्या, कोई सजीव जीव है क्या जो निरंतर अपनी हाइट बढ़ाए जा रहा है। और निश्चित ही आप ये पाएंगे कि इसकी हाइट को बढ़ने में
आज भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज निरंतर जारी हैं। आप पूछेंगे हर साल बढ़ता है, इसका क्या प्रमाण है? आप तो सेशन पहली बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर बार सुर्खियां होती हैं, कभी हम कर देते हैं, कभी हम नहीं करते। 2020 की सुर्खी आपके सामने है, 2021 की सुर्खी आपके सामने है, अब 2024 में हम आपको इसको करके सुना ही रहे हैं। इसका मतलब इसकी सुर्खियां बनती हैं जब जब इसकी हाइट बढ़ती है, हेडलाइन बनती है। आंकड़े भी देख सकते हैं आप। नेपाल और चाइना जहां से ये कनेक्ट होता है वहां इसकी हाइट 29,032 फीट कंसीडर की जाती है। नेपाल चाइना ने इसकी हाल ही में रिवाइज्ड जो हाइट है वो 0.86 मीटर बढ़ाकर बताई है। बोले पुरानी बार से इसकी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, हिमालय बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एवरेस्ट और भी जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि अगर आप एवरेस्ट की न्यू ऑफिशियल हाइट देखें तो इसके जस्ट बगल में जो दूसरी हाईएस्ट पीक है, जो हिमालय में ही एवरेस्ट के किनारे लगी है, जिसे कैंप 4 के नाम से जाना जाता है, लोत्से के नाम से जिसे पुकारा जाता है, ये लोत्से से 800 मीटर सीधी सीधी ऊंची है। इस लोत्से और कैंप 4 को अगर आप देख रहे हैं तो यहां से इसके जस्ट बगल वाली जो चोटी है, इससे ये 800 मीटर की ऊंचाई रखती है। तो कैंप 4 से यानी कि एक पीक यहां पर अपने नियरेस्ट पीक से 800 मीटर का इसका ऊंचा होना, इसके बारे में काफी सारे प्रश्न खड़ा करता है। असल में होता क्या है, जब पहाड़ों पर हिमनद बन जाते हैं, ग्लेशियर्स बन जाते हैं, तो उन ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियां बहती हैं। और ये नदियां जो आपको यहाँ पर बहती हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइस फॉल के रूप में होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये आगे चल के बर्फ पिघलने के बाद नदियों का पानी बनाती हैं। और इन नदियों के पानी से सदा नीरा, जिसे आप पेरिनियल रिवर कहते हैं, वो हिमालय से निकलने वाली चलने लगती हैं। तो इन्हीं नदियों से कारण निकल कर आता है कि माउंट एवरेस्ट की वर्तमान में हाइट क्यों बढ़ी। क्योंकि जो नई स्टडी है वो कहती है कि यहां पर एक रिवर है जिसने एवरेस्ट की हाइट बढ़ाने में मदद की है। बोले ऐसा क्या कर रही है? बोले वो हिमालय का वजन कम कर रही है। वजन कम कैसे कर रही है? स्टडी का कहना है कि माउंट एवरेस्ट 15 से 50 मीटर टॉलर है अपने जस्ट बगल की अन्य चोटियों से। इसके पीछे का कारण है कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी जहाज से सामान उतार ले तो सामान उतारने के बाद जहाज हल्का हो जाता है और हल्का होने पर जहाज ऊपर उठता दिखाई देता है, ऐसे ही हिमालय में जो अरुणा रिवर है, उस अरुणा के रिवर के इरोडिंग प्रोसेस के कारण, इरोडिंग मतलब होता है उसका अवसादन करना, उसके ऊपर से चीजों को हटाना, अपर्दन करना मतलब जो हिमालय की चट्टानें हैं उनको घिसना और उनको घिस करके उनके ऊपर से सारा सामान उतार कर ले जाना। तो बोले इसकी वजह से जो रॉक का इरोजन होता है और उसके चलते जो सॉइल और रॉक हटती है, जो रिवर हटाकर ले जाती है, उससे बोले हिमालय हल्का हो जाता है। और हिमालय हल्का हो जाता है तो ऊपर उठ जाता है। आपको सुनने के बाद बड़ा ही फनी लगेगा, क्या बात कर रहे हो सर, मतलब किसी ने मट्टी उतार ली तो बोले हल्का हो गया तो ऊपर उठ गया। और उदाहरण भी क्या दिया जा रहा है, बोले जैसे शिप जो है ना, जहाज पानी का हल्का हो जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, बोले वैसा इसके साथ होता है। सुनने में बड़ा अटपटा और विचित्र लगेगा, लेकिन इस रिसर्च में इसी का दावा किया गया। और इसको जब आप सुनने लगेंगे, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप इसे रिलेट भी कर पाएंगे कि अच्छा ये कारण तो हो सकता है। अभी मैं उस तरफ आपको लेकर चल रहा हूं। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो आज से 4-5 करोड़ साल पहले दो प्लेट के आपस में टकराने पर, टेथिस सागर से जुड़ी हुई दो प्लेटें, यूरेशियन प्लेटें और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें, उनकी प्लेट विवर्तनी की प्रक्रियाओं के चलते, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के चलते फोल्ड माउंटेन के रूप में हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि दो प्लेट थी जो टेथिस सागर के नजदीक तरफ आ रही थी और टकराने के बाद इस तरह से फोल्ड बना करके हिमालय का निर्माण करा दी। तो जो हिमालय का निर्माण मिलकर के कुछ यूं उठ करके हुआ, दो प्लेट्स के टकराने से जो ये हाइट ऊपर चढ़ी, इसके चढ़ने से ही एवरेस्ट भी बना होगा। क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत कहलाता है, न्यू फोल्ड माउंटेन कहलाता है। वैज्ञानिकों की माने तो 89,000 साल पहले दो नदियों का संगम हुआ था। और वो कौन सी नदियां थी? एक नदी बहती है नेपाल में, कोसी, जिसे आप बिहार में बाढ़ के कारण के लिए जानते हैं, क्योंकि वहां से बहकर वो बिहार में आती है। तो कोसी के अंदर एक नदी अरुणा नदी आकर के मिली थी। कोसी नदी जो है वो हिमालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर बहती है। उस कोसी में अरुणा रिवर आकर मिली। और अरुणा रिवर जब आकर मिली
तो ये अपने साथ में बहुत सारा हिमालय का अवसाद, क्योंकि नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ पत्थर, मिट्टी, हिमालय का, क्योंकि हिमालय में निर्माण के बारे में कहते हैं कि हिमालय टेथिस सागर के सेडिमेंट्स से बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी से निर्मित हिमालय है, मिट्टी और पत्थर दोनों से मिक्स है, उसमें मिट्टी की मात्रा भी बहुत है। ऐसे में अवसादन बहुत होता है, और जब सेडिमेंटेशन के साथ साथ इरोजन हो रहा है तो इरोजन के चलते मिट्टी जो है वो कोसी में मिलती चली गई। अरुणा जो है वो हिमालय के पैरों में से मिट्टी हटा हटा कर ले जाने लगी, और एवरेस्ट के पैरों में से मिट्टी हटाकर ले जाना शुरू की। इससे चट्टानों का कटना शुरू हुआ और एवरेस्ट हल्का हो गया। एवरेस्ट हल्का हो गया तो ऊपर उठ गया। अब इस प्रक्रिया को आप ऐसे देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट 2 मीटर के हिस्से 2 mm के साथ हर साल बढ़ रहा है। 2 mm बढ़ने के पीछे अरुणा रिवर इसके पैरों में से, क्योंकि यहां से बर्फ पिघलना शुरू हुई, बर्फ पिघलना शुरू हुई तो नदी यहां से ग्लेशियर पिघलने से निकलने लगी, ग्लेशियर पिघलने से निकलने लगी तो यहाँ जो मिट्टी थी जो यहाँ पर इकट्ठी हो रखी थी उसको भी हटाना शुरू किया। उसको हटाना शुरू किया तो जो इसमें इसके नीचे की तरफ का जो क्रस्ट है उसको पुश मिलना शुरू हुआ, क्योंकि वो हल्का हो गया। देखो, अगर ज्योग्राफिकली इस बात को समझा जाए तो बहुत आसान है ये बात समझना कि 2 प्लेट के टकराने से कोई चीज ऊपर चढ़ी है। जब हिमालय के निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज का मैटर है तो इसका मतलब ये तो सत्य है कि प्लेटें टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ है। अब चूंकि हिमालय का निर्माण प्लेट के टकराने से हुआ है, प्लेट के टकराने से चीजें ऊपर उठ रही हैं, ये सत्यता है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप इसमें से सामान हटा लेंगे तो इसका मतलब पर्वत ऊंचा उठेगा ही उठेगा। ये बात सुनने में ऐसा लगता है आजकल की बात है, ये 89,000 साल से चली आ रही प्रक्रिया है। आजकल तो ऑब्जर्व हो रही है। 89,000 सालों से नदी इसके पैरों में से, एवरेस्ट के पैरों में से मिट्टी हटा हटा कर ले जा रही है। तो क्या सर ये एवरेस्ट के साथ ही ऐसा हुआ है कि कहीं और भी होता है? और भी होता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जब आप नॉर्वे, स्वीडन इनकी बातें करते हैं तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी ये चीज देखी गई है, अर्थात स्कैंडिनेवियन पर्वत भी, स्कॉटलैंड के पर्वत भी इस प्रकार से लगातार ऊपर उठते जा रहे हैं। तो बोले सर सुनने में तो ये बड़ा विचित्र क्रम लग रहा है कि पर्वत इस तरह से ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा उठने में कारक कौन सा जिम्मेदार होता है? तो पृथ्वी की संरचना। मैंने आप लोगों को अपनी जो ज्योग्राफी फाउंडेशन पढ़ाई है, हम में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी हैं, वो इस चीज़ को जानते भी हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में हमने बताया है कि अर्थ की अंतर की जो संरचना है वो कोर है, उसके बाहर मेंटल है और उसके बाहर क्रस्ट है। इसके ऊपर हम दूध मलाई कंसेप्ट समझाते हैं कि जिस प्रकार से मलाई जम जाती है दूध के ऊपर, थोड़ी टफ होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से क्रस्ट है जो हमारी मिडिल लेयर के ऊपर है, और उस क्रस्ट के अंदर जब टक्कर हो रही है तो फोल्ड्स का निर्माण हो रहा है। टक्कर की कई तरीके हैं, वो सब डिटेल में ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और हमने अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ाया हुआ है। जो आप लोगों को मैं हर बार बताता हूं ना कि एप्लीकेशन पर उपलब्ध कोर्स है, उसमें मैंने सब पढ़ाया हुआ है। एनीवे, फिलहाल के लिए यही क्रस्ट है जो हल्का होकर ऊपर उठ रहा है। और उस नदी को अगर मैं मैप पर दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, यहां पर आपको कोसी रिवर दिख रही है, ये रहा कोसी रिवर, और इस कोसी रिवर के साथ में ये कोसी रिवर, और यहां पर ये रही अरुण रिवर। तो कोसी रिवर जो है वो अरुण रिवर में आकर मिल रही है, और इसी के मिलने से ये सारा खेला हुआ है, क्योंकि ये असल में एवरेस्ट के बगल से निकलकर आ रही है। इसके मिलने से अब तक 164 फीट एवरेस्ट ऊंचा हो चुका है। अब आप पूछेंगे, ये ज्योग्राफी की बड़ी विचित्र घटना है कि एक नदी अपने साथ पहाड़ कंकर बहाकर ले गई और एवरेस्ट ऊंचा होता हुआ चला गया। दुनिया में कहां हुआ? तो बोले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी ऐसा देखने को मिला है, जब वहां पर बर्फ के पिघलने से और इस प्रकार से पहाड़ों का ऊंचा होना देखा गया है। इस प्रक्रिया को ज्योग्राफी में क्या नाम दिया जाता है? इस प्रक्रिया को ज्योग्राफी में आइसोस्टैटिक रीबाउंड नाम दिया जाता है। आइसोस्टैटिक रीबाउंड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बर्फ के पिघलने से अगर भूमि धीरे धीरे ऊपर उठने लगे तो इसे रीबाउंड कहते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई वापस लौट के कोई आया है, बाउंस बैक, तो बाउंस बैक की तरह रीबाउंड है। इसमें क्या है कि भू आकृतियां जो हैं वो समय के साथ साथ बर्फ के पिघलने से हल्की होकर ऊपर उठने लगती हैं। हिमयुगों की अगर तुलना की जाए तो बर्फ की चादरों के दबाव के कम होने से जमीन जो पहले बर्फ से दब गई थी, अब जब वो बर्फ पिघली है तो वो जमीन हल्की होकर ऊपर उठने लगी है। सामान्यतया व्यक्ति क्या सोचता है कि बर्फ पिघल गई तो पहाड़ों के ऊपर चोटी जो है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि बर्फ पिघल कर चली गई
तो अब पहाड़ छोटे हो गए। जबकि वास्तविकता में जो फोल्ड माउंटेन बनने की प्रक्रिया है, जो कि प्लेट के टकराने से बनी हुई प्रक्रिया है, वो क्या समझा रही है? वो समझा रही है कि सर अगर बर्फ पिघल गई तो पर्वत और ऊंचे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हल्के हो जाएंगे और फोल्ड माउंटेन हल्के होते ही ऊपर उठते हैं। तो ये यहां की बहुत बड़ी बात है, जो कि पश्चिमी स्कॉटलैंड में देखने को मिल रही है, ग्रीनलैंड में देखने को मिल रही है, और तो और अंटार्कटिका में भी यही उम्मीद की जा रही है कि बर्फ पिघलेगी तो चीजें ऊपर निकल कर आएंगी। ठीक है, तो संभवतया आप लोगों को यह जानकारी अब समझ में आई होगी कि यहां पर क्या प्रक्रिया है जो हिमालय की हाइट बढ़ाने के काम में आ रही है। हिमालय ही बढ़ रहा है या कोई मतलब एवरेस्ट ही बढ़ रहा है कि कोई और भी बढ़ रहा है? तो उसके आसपास की जो चोटियां हैं, जैसे लोत्से है, मकालू है, इनकी भी हाइट बढ़ रही, क्योंकि हिमालय ओवरऑल खुद भी निरंतर हाइट बढ़ाता हुआ पाया जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली निर्माण की प्रक्रिया रुकी नहीं है ना। दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ चली थी, दो प्लेटें आपस में चली थी तो इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ था। इनकी प्रॉपर प्रक्रिया है, पहले मुख्य हिमालय बना, मध्य हिमालय बना, शिवालिक्स बना, इसकी पूरी प्रक्रिया है। लेकिन जब जब हिमालय करवट लेता है तो यहां पर भूकंप आ जाता है। यही कारण है कि हिमालयन क्षेत्रों को भूकंप का सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहां पर आए दिन भूकंप की घटना हो सकती है। जब जब हिमालय करवट लेगा, भूकंप की सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। हिमालयन रेंजेस जितनी भी हैं, इन सबके बनने का कालखंड है। हिमालय से पूर्व में ट्रांस हिमालयन क्षेत्र हुआ करता था, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। उसके बाद में जब ये दो प्लेटें, ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट और नीचे की तरफ की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब अर्थ बन रही थी, उस समय पर ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ सरकी, तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। फिर कुछ समय शांति रही, फिर दोबारा दबाव पड़ा, जियोसिंक्लाइन पर प्रेशर हुआ, फिर दो प्लेटें आपस में सरकी और फिर मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। फिर जियोसिंक्लाइन पर प्रेशर हुआ और फिर दो प्लेटें टकराई। ये सारा प्रोसेस हमने समझाया है, और आप लोग अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो समझ जाएंगे, और अगर नहीं है ज्योग्राफी के स्टूडेंट तो ये समझिए कि दो तरफ से यूं सरकने से हिमालय का निर्माण हुआ था। आप अगर किसी अन्य सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं तो फिलहाल के लिए इसी से काम चलाइए। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं फोल्ड माउंटेन, यानी हिमालय का निर्माण फोल्ड्स बनने के कारण हुआ है, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण हुआ है, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में एक दूसरे के नजदीक गई थी। तब ये दोनों प्लेट जब यू सरक कर आई थी, तो इन्हीं की वजह से जो मध्य का टेथिस सागर है, जो पहले कभी हुआ करता था, उसके अंदर जो भरे हुए जियोसिंक्स थे, उनकी वजह से ये ऊपर उठ करके आई थी। इसकी पूरी एक प्रक्रिया है कि कैसे कैसे ये जो नीचे का जो हिस्सा है, ये सरक करके ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराने गया था, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराने गई थी। इसका पूरा कालखंड है। शुरुआत होती है पेंजिया पैंथालासा से, कि पैंथालासा नाम का एक समुद्र हुआ करता था 250 मिलियन साल पहले, 25 करोड़ साल पहले। वहां पर पेंजिया नाम का एक मेन लैंड हुआ करता था, वो टूटा तो किन दो चीजों में टूटा? तो बोले साहब वो गोंडवाना और अंगारा लैंड, इनके अंदर टूटा, उनके अंदर विस्तार होता गया समय के साथ साथ। इस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स बनते चले गए। तो जब हम आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाते हैं ना कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, तो ये पेंजिया पैंथालासा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स नहीं है या जीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स नहीं है, उनको केवल इतना समझना है कि जिस जगह आज आप रह रहे हैं, इसके निर्माण की प्रक्रिया आज से नहीं, करोड़ों साल पहले से शुरू हो चुकी थी, और इसकी प्रक्रिया में इस तरह के प्रोसेसेस फॉलो हुए थे, तब जाकर अपना जो आज का हिमालय है वो बनकर आपको दिखाई दिया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चर्चा हुई है, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि माउंट एवरेस्ट कहां है, कैसे इसकी हाइट बढ़ रही है, इसका सर्वे कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी। अब अगर ऐसा होता है तो चैलेंज क्या होंगे? तो पहला चैलेंज तो प्राकृतिक आपदा आने का है। जब जब हाइट बढ़ेगी, साल भर में अगर 2 mm भी बढ़ रही है, तो बड़ा सवाल यह है कि जब बढ़ेगी तो एकदम झटका सा आएगा, और वो झटका जो है ना वो भूकंप है। तो पहला तो यही है कि साहब जान माल की क्षति होती है, हिमालयन क्षेत्रों में बहुत भूकंप आते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि ग्लेशियर पिघल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप झटका देखते हो तो जो ग्लेशियर से वो पिघलते नहीं है, असल में वो एवलांच बन जाते हैं। एवलांच बन जाते हैं मतलब जो ग्लेशियर है वो हिल गए। अब हिल गए तो वो हिलने से उसमें ब्रेक हो सकता है, और वो बर्फ जो गिरती है नीचे, जो ग्लेशियर नीचे गिरता है, तो वो नीचे बहुत तेजी से आता हुआ दिखाई देता है, जो एवलांच के रूप में होता है। और एवलांच जो ट्रैकिंग करने जा रहे ट्रैकर्स होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे में जो ट्रैकर्स ऊपर जा रहे होते हैं वो बर्फ के नीचे ही दब जाते हैं। बड़ी संख्या में आपको बताया कि लगातार टूरिस्ट जो है आजकल एवरेस्ट की चढ़ाई करने निकले हुए हैं। बड़ा नंबर टूरिस्ट का आजकल घूमने जा रहा है, हजारों की संख्या में। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी। एवलांच का आना कॉमन हो जाएगा, भूकंप का आना कॉमन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी, और प्राकृतिक चुनौतियां बढ़ती हैं तो उसकी आर्थिक क्षति होती ही है। बाकी प्रकृति है, अपना हिसाब
आप खुद रखती हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जो हैं वो हमारे फ्री टेस्ट सीरीज, हमारी वेबसाइट, इनको नियमित रूप से विजिट करते रहें। एप्लीकेशन पर जिनको ज्योग्राफी पढ़नी है, मैंने कंप्लीट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में पढ़ाई हुई है, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको उपलब्ध है, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। आरएएस का फाउंडेशन बैच जो है वो पूरा उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 16 सब्जेक्ट प्री प्लस मेंस के उपलब्ध हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, किताबों में ही पढ़ना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी जो मैंने अभी आपको